नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं डीए न्यूज का बेहद चर्चित कार्यक्रम चर्चा है। चर्चा में है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि देश भर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। यह आदेश आम जनता, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया। कोर्ट ने केवल कुत्तों के लिए ही नहीं बल्कि सड़कों और एक्सप्रेसवे पर घूमने वाले लावारिस मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए। इससे यातायात सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को सिर्फ हटाया न जाए बल्कि उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ आश्रय स्थलों में रखा जाए जहां उनके लिए भोजन, पानी और चिकित्सा की सुविधा प्रबंध हो। स्पष्ट है कि कुत्तों को वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार इस आदेश का पालन नहीं करती तो संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने कहा कि आदेश सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों का सबसे ज्यादा असर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल परिसरों और रिहायशी इलाकों के आसपास कोई लावारिस कुत्ता ना रहे। यह आदेश समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस आदेश का उद्देश्य कुत्तों के प्रति क्रूरता नहीं बल्कि मानव और पशु दोनों के लिए एक हिफाजत भरा माहौल बनाना है। कोर्ट ने राज्यों को पशु कल्याण बोर्ड के सहयोग से दीर्घकालिक नीति तैयार करने को कहा। हाल के वर्षों में देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इससे आम जनता में भय का माहौल है। अदालत इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अब केवल अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगी बल्कि स्थायी समाधान जरूरी है। राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में एनिमल शेल्टर जोन स्थापित करें जहां पकड़े गए कुत्तों की देखभाल की जा सके। इसके संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम, पशु कल्याण बोर्ड मिलकर निभाएंगे। राज्य सरकारों को 8 हफ्ते के भीतर इस आदेश का पालन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का निर्देश है। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि कितने कुत्ते हटाए गए, कितने आश्रयों में रखे गए और कितने नए शेल्टर बनाए गए। स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों की पहचान, टीकाकरण और नसबंदी की प्रक्रिया को तेज करना होगा ताकि भविष्य में उनकी संख्या अनियंत्रित न हो। सड़कों पर छोड़े जाने वाले पशुओं के मालिकों पर जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट का आदेश है जिन इलाकों में बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं वहां पुलिस और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अचानक फेल हो गया। यह सिस्टम उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग को नियंत्रित करता है। इसके फेल होते ही हवाई यातायात बाधित हो गया। उड़ानों का संचालन मैनुअल तरीके से करना पड़ा। बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद शायद। तकनीकी खराबी के कारण लगभग 13 घंटे तक उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। 800 उड़ानें देरी से चली और 20 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर रहना पड़ा और कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। एटीएस सिस्टम के बंद होने के बाद एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई। यात्रियों को चेक इन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में लंबा इंतजार करना पड़ा। एयरलाइंस को मैनुअल तरीके से डाटा एंट्री करनी पड़ी जिससे प्रक्रिया और भी धीमी हो गई। घटना के बाद तुरंत जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में तकनीकी गड़बड़ी की बात सामने आई, लेकिन साइबर अटैक की संभावना को नकारा नहीं गया। इसके चलते सिस्टम लॉस और सर्वर की जांच विशेषज्ञ टीमों द्वारा की जा रही है ताकि किसी बाहरी हस्तक्षेप के होने न होने की पुष्टि हो सके। एटीसी सिस्टम वह व्यवस्था है जो हवाई अड्डे और आसमान में उड़ान भरने वाले विमानों की गति, ऊंचाई और दिशा नियंत्रित करती है ताकि 2 विमानों के बीच टकराव न हो। यह सिस्टम राडार और ऑटोमेशन तकनीक पर आधारित होता है। इसके फेल होने का मतलब पूरे एयर ट्रैफिक के नियंत्रण पर अस्थिरता आना है। घटना के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आपात बैठक की, तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाकर सिस्टम को बहाल करने का काम किया। रात 9:30 बजे के बाद स्थिति सामान्य।
साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए बैकअप सिस्टम और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के आदेश हुए। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण न केवल दिल्ली बल्कि देश के बहुत सारे हवाई अड्डों जैसे मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी उड़ानों के शेड्यूल प्रभावित हुए। कई फ्लाइट्स डाइवर्ट करना पड़ा एयर ट्रैफिक का दबाव कम करने। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को राहत देने के लिए एयरलाइन से खाने पीने और पानी की व्यवस्था की, लेकिन यात्रियों ने शिकायतें की कि सुविधाएं अपर्याप्त थी और सूचना वक्त पर नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने वीडियो और फोटो शेयर कर स्थिति की जानकारी दी। कई लोगों ने एयरपोर्ट प्रबंधन की तैयारियों और आपात स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता पर प्रश्न किए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सभी बड़े हवाई अड्डों के एटीएस सिस्टम की सुरक्षा और तकनीक का ऑडिट होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एटीसी सिस्टम अत्यंत संवेदनशील और जटिल होता है। नियमित रूप से अपडेट और टेस्ट करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर या नेटवर्क गड़बड़ी उड़ानों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह भी बताया कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए फेल सेफ सिस्टम और डिजास्टर रिकवरी सेंटर तैयार किए जाएंगे, जिससे अगर मुख्य सिस्टम फेल हो जाए तो ब्रेकअप तुरंत सक्रिय किया जा सके। एक बड़ी गंभीर खबर बहुत दिनों से लगातार आ रही है और हमें ऐसा लगा कि इसका चर्चा में शामिल होना बेहद ज़रूरी है। एक बेहद हाई प्रोफाइल कैदी जिसे सामान्य जेल वार्ड में रहना चाहिए, उसे डॉक्टरों की सिफारिश पर मनोचिकित्सा विभाग में भर्ती कर दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में ये भर्ती वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकता से अधिक सुविधा या सुरक्षा के दृश्य से पेड पेमेंट के रूप में की गई। ये कैदी लगभग 1 माह तक अस्पताल के साइकेट्री वार्ड में भर्ती रहा। जांच में सामने आया कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल दुरुस्त है, कोई गंभीर मानसिक रोग के लक्षण नहीं मिले। रायपुर का ये मामला है। इसके बावजूद उसे लंबे समय तक सरकारी अस्पताल में रखे जाने की अनुमति दी गई, नियमों का घोर उल्लंघन कर। इस पूरे मामले में जेल प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के बीच मिली भगत और रकम की लेन देन की संभावना से कोई भी इनकार नहीं किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जेल अधिकारियों की सहमति और चिकित्सकों के विशेष सहयोग से एक वीआईपी कैदी को ये आरामदायक सुविधा दी गई। प्रारंभिक जांच में बात सामने आई कि कैदी की स्वास्थ्य रिपोर्ट में हेरफेर किया गया। डॉक्टरों ने ऐसे लक्षणों का उल्लेख किया रायपुर के सरकारी अस्पताल के जो वास्तविक रूप से मौजूद नहीं थे। उसे मानसिक रोगी घोषित किया जा सके। इससे यह प्रतीत होता है कि नियमों को दरकिनार कर जानबूझकर झूठा प्रमाण पत्र जारी किया गया। मामले के उजागर होने के बाद छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन ने संयुक्त जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जाता है कि यदि आरोप साबित हुए तो जिम्मेदार डॉक्टरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा निलंबन तक की संभावना है। इस घटना ने छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों और जेल प्रशासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आम कैदियों के साथ लगातार मार पीट कर उन्हें सही इलाज न देकर भेदभाव कर हाई प्रोफाइल आरोपियों को विशेष सुविधा देना न्याय और चिकित्सा की नैतिकता के खिलाफ है। ऐसे मामलों पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र की जरूरत बताई जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार कैदी को साइकेट्री विभाग में भर्ती किए जाने के दौरान उसे सामान्य रोगियों की तुलना में कई विशेष सुविधाएं दी गई। उस वीआईपी कैदी को छत्तीसगढ़ रायपुर के सरकारी अस्पताल में जैसे बेहतर भोजन, मोबाइल उपयोग की छूट, परिजनों और या वकीलों से रोज बार बार मुलाकात की अनुमति, ये सभी सुविधाएं जेल नियमों के खिलाफ हैं। अस्पताल रिकॉर्ड की जांच में पाया गया कि कैदी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने वाली समिति ने केवल सतही और परीक्षण किए और आवश्यक मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं किए। इससे ये संकेत मिलता है कि पूरी प्रक्रिया औपचारिकता मात्र थी। जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी कैदी को अस्पताल में ट्रांसफर करने के लिए मेडिकल बोर्ड की सामूहिक सिफारिश जरूरी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई औपचारिक बोर्ड नहीं बनाया गया था, बल्कि कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों के व्यक्तिगत हस्ताक्षर के आधार पर भर्ती की गई। अब उन वरिष्ठ चिकित्सकों के ऊपर संदेह की सुई जारी है और ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन हुआ है, ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं बहुत सारे चिकित्सा पेशे से जुड़े लोग। जांच अधिकारियों को यह भी संदेह है कि अस्पताल में कैदी की उपस्थिति
को गुप्त रखने की कोशिश की गई। अस्पताल के प्रवेश रजिस्टर में देखिए एक और बड़ा अपराध, उसका नाम छद्म पहचान से दर्ज किया गया ताकि मीडिया या अन्य अधिकारियों को जानकारी ना मिल सके। छत्तीसगढ़ रायपुर के शासकीय अस्पताल के बारे में खास तौर पे जेल प्रबंधन से मिली भगत के तौर पे बहुत सारी शिकायतें लगातार मिल रही है। बहुत से वीआईपी कैदियों को लगातार छूट दी जा रही है। अगर आप पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड की जांच करें तो ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास सत्ता की धमक है, ऐसे वीआईपी कैदी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर के इंदिरा स्टेडियम में वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में सामूहिक गायन आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंग से सराबोर था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा की आवाज़ है। ये गीत न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक है बल्कि यह देश की एकता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संघर्ष की भावना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि इस गीत के संदेश को आत्मसात करें। समारोह में वक्ताओं ने बताया कि 1875 में बंकिम चटर्जी ने ये गीत लिखा था। बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। 1905 के बंग बंद आंदोलन से लेकर 1947 के स्वतंत्रता संग्राम तक वंदे मातरम ने देशवासियों के दिलों में आज़ादी की लौ जलाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, आंदोलन की आत्मा और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के वक्त लोगों के अन्याय और गुलामी के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता रहा। मंच पर उपस्थित नेताओं और कलाकारों ने गीत के महत्व को आज के वक्त भी प्रासंगिक बनाया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की सत्ता और संगठन दोनों ही मंच पर एक साथ दिखाई दिए। नेताओं ने कहा कि यह आयोजन राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। बहुत से समुदाय, संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से यह कार्यक्रम एकता का उदाहरण बना। मुख्यमंत्री साय विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भक्ति के ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी। कार्यक्रम का समापन जय भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजते हुए हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे राष्ट्रगान के साथ हुई और हजारों की संख्या में छात्रों और नागरिकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। इस दृश्य ने पूरे स्टेडियम को देशभक्ति की भावना से सरोबोर कर दिया। बच्चों ने जननी जन्मभूमि स्वर्ग अद्यपि गरीयसी थीम पर नृत्य प्रस्तुत कर मन मोह लिया। राज्य सरकार ने वंदे मातरम भारत गौरव सम्मान की घोषणा की, जिसके अंतर्गत उन संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान उल्लेखनीय दिया है। स्टेडियम के बाहर भारत माता गैलरी लगाई गई, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और वंदे मातरम आंदोलन से जुड़ी ऐतिहासिक झलकियां थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति में विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। उनके लेखन, जीवन और साहित्यिक योगदान की झलक प्रस्तुत की गई। आज के हमारे चर्चा है कार्यक्रम में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।